हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। तो आपने सुना होगा कि जो हमारा देश भारत है वो एक कृषि प्रधान देश है। और आपने ये भी देखा होगा कि हमारे भारत में कई अनेक प्रकार की ऋतुएं जो होती हैं वो भी आती हैं। और हम क्या करते हैं बच्चों, उन हर ऋतुओं में जो हमारे किसान भाई लोग होते हैं वो कृषि करते हैं, है ना। तो ये हम क्या मान सकते हैं कि भगवान का दिया हुआ ये एक आशीर्वाद ही है या फिर एक वरदान है, जिसके वजह से हम क्या कर सकते हैं, हर ऋतुओं में हम कृषि जो है वो कर सकते हैं। तो इससे तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आज हम कौन सी चैप्टर पढ़ने वाले, कौन सा अध्याय पढ़ने वाले। तो हम आज पढ़ने वाले बच्चों कक्षा 10वीं की भूगोल विज्ञान की चौथी अध्याय, जिसका नाम है कृषि। ठीक है, चलिए तो आज की क्लास को बढ़ाते हैं आगे और देखते हैं आखिरकार क्या क्या है इसमें। तो सबसे पहले हम कुछ करेंगे क्रियाकलाप। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है बच्चों, कच्चे माल पर आधारित कुछ उद्योग, ठीक है, उनके नाम आपको बताने हैं। ठीक, तो सबसे पहला कौन सा उद्योग हो सकता है बच्चों, आप सबको भी ये उद्योग पता ही होगा। तो सबसे पहले होता है, जो हम जानते हैं वो है कपास, कपड़ा उद्योग, है ना। ये हम सब जानते हैं। तो इसमें क्या होता है बच्चों, पहले कच्चा माल आता है, ठीक है, उद्योगों में, और उसके बाद क्या किया जाता है, उनको कॉटन बॉल्स में उनको परिवर्तित किया जाता है। ठीक, और दूसरा क्या हो सकता है बच्चों, क्या हो सकता है, जूट, है ना। जूट के जो बोरे बनते हैं, ठीक, या जूट के ठीक है, कोई भी जो जूट से बने हुए कोई भी वस्तु है, ठीक है, उनमें हम क्या देखते हैं कि पहले क्या होता है, कच्चा जो माल होता है जूट के पौधों से वो हमें मिलता है, ठीक, और उसके बाद क्या किया जाता है बच्चों, उनको परिवर्तित किया जाता है जूट के फाइबर में। आई बात समझ में। तो ये कुछ क्या हो गए, उद्योग हो गए, जिनके बारे में हम सबको पता है, ठीक है, और जिनसे कि हमें कच्चा माल मिलता है, उनके उसके बाद क्या होता है, उनका आगे इस्तेमाल किया जाता है। आई बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कृषि के प्रकार, ठीक है, भारत में कृषि के कितने कितने प्रकार हैं, आइए जानते हैं। तो भारत में जो कृषि है बच्चों, उसको 3 प्रकार में बांटा गया है। ठीक है, पहला कौन सा है, प्रारंभिक जीविका निवार्य कृषि, ठीक, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। ठीक है, दूसरा किसमें किया गया है, गहन जीविका कृषि, जिसे हम कहते हैं बच्चों इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। और तीसरा है वाणिज्यिक कृषि, जिसे हम कहते हैं कॉमर्शियल फार्मिंग। आई बात समझ में। तो भारत में आप क्या देखेंगे, 3 प्रकार की क्या की गई है, भारत में कृषि की डिवीजन की गई है, ठीक है, बांटा गया उनको। समझ में आई बात। चलिए तो अब हम एक एक करके इनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहला किसके बारे में पढ़ेंगे, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि। ठीक, क्या होती है, इस प्रकार की कृषि भूमि के छोटे छोटे टुकड़ों पर क्या की जाती है, पर उनकी छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं उनमें ये जो कृषि जो है हमें देखने को मिलेगी। ठीक, यह एक कर्तन दहन प्रणाली, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं स्लैश एंड बर्न कृषि है, और इसे उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग के रूप में जाना जाता है। ये बच्चों फेमस है, ठीक है, किस किस नाम से फेमस है, झूमिंग के नाम से फेमस है। किस किस दिशा में बच्चों, किस क्षेत्र में, उत्तर पूर्वी के जो राज्य हैं उनमें ये झूमिंग के नाम से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक, और इसे हम कहते हैं बच्चों कर्तन दहन प्रणाली। क्या कहते हैं, चलिए एक बार लिख लेते हैं, कर्तन दहन प्रणाली, ठीक है, जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं बच्चों स्लैश एंड बर्न। ठीक, आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब क्या होता है, अब यहाँ पे आप चित्र देख रहे हैं, ठीक है, इस प्रकार से भी ये जो है वो किए जाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे हम एक प्रश्न है उसका हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, उत्तर लिखने वाले हैं। पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं, क्या है वो, क्या आप झूमिंग या झूम कृषि में उगाई जाने वाली कुछ फसलों की क्या सूची बना सकते हैं। तो ऐसी कौन सी जो फसल है, ठीक है, जो कि हमें झूमिंग जिसे हम कहते हैं, ठीक, या फिर झूम कहते हैं, उसमें उगाई जाती है। कौन कौन सी ऐसी चीज है बच्चों जो उसमें उगाई जाती है। तो सबसे पहले है बच्चों मक्का, ठीक है, क्या है, मक्का।
ठीक है, ये जो होती है ये उगाई जाती है इन खेतों में। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया बच्चों, दूसरा है सब्जियां भी, सब्जियां जो है उसमें वो भी उगाई जाती है। ठीक है, और क्या क्या उगाई जाती है, आइए लिख लेते हैं। मिर्च, ये भी आपको देखने को मिलेगा, ये भी उगाई जाती हैं इनमें। ठीक है, और क्या देखने को मिलेगा, चावल। ठीक है, तो ये कुछ नाम है जो कि मैंने आपको बताया। ठीक है, ये जो नाम है वो क्या है, इन जगहों पर, ठीक है, जिसे हम कहते हैं झूमिंग या झूम कृषि, इनमें क्या होती है, ये फसलें जो होती हैं वो उगाई जाती हैं। आई बात समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। गहन जीविका कृषि क्या होता है ये, आइए जानते हैं। विरासत के अधिकार ने भूमि जोत के आकार को अलाभकारी बना दिया है। ठीक है, उच्च उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई और उर्वरकों के उच्च आदानों का क्या किया गया, उपयोग किया जाता है इन जो कृषि जो होते हैं इनमें। ठीक है, विरासत के अधिकार पे बच्चों क्या हुआ गया, भूमि जो जोत किया जाता है उनके आकार को अलाभकारी जो है वो बना दिया गया है। ठीक है, अब क्या होता है, उच्च उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सिंचाई और उर्वरकों के उच्च आदानों पर इनका उपयोग किया जाता है, उन्हें हम कहते हैं गहन जीविका कृषि। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं फसल जो कि गहन जीविका कृषि में जो उगते हैं। तो क्या आप भारत के कुछ ऐसे राज्यों के नाम बता सकते हैं जहां गहन निर्वाह खेती की जाती हो। तो आप बताइए बच्चों, कौन से भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पे गहन निर्वाह जो खेती होती है वो की जाती है। तो पहला है बच्चों पश्चिम बंगाल। ठीक है, पश्चिम बंगाल। ठीक, ठीक है, और दूसरा कौन सा राज्य है बच्चों, केरला। ठीक है, और तीसरा कौन सा है, आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो ये ऐसे कुछ राज्य हैं बच्चों जिनमें कि हमें ये जो फार्मिंग है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं गहन निर्वाह खेती, ठीक है, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग जो होती है वो हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इनमें क्या होता है बच्चों कि इनकी खूबियां क्या है कि आप छोटे जगहों पर भी, मतलब छोटा जो रीजन है, ठीक है, उसमें भी आप खेती कर सकते हैं। ठीक है, आपको कड़ी परिश्रम से और कुछ जो कीटनाशक होते हैं उनकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा उपजाऊ कर सकते हैं। तो इनकी ये कुछ खासियत है। आई बात समझ में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब वाणिज्यिक कृषि जो खेती होती है क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि में उच्च उत्पादन प्राप्त करने के लिए आधुनिक आदानों की उच्च खुराक का उपयोग किया जाता है। ठीक है, जिसे हम कहते हैं हाई डोजेस ऑफ मॉडर्न इनपुट। ठीक है, जिसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, आधुनिक आदानों की उच्च जो खुराक होती है उसकी मदद से उसका जो उपजाऊ होता है वो हमें ज्यादा मिलता है। ठीक है, इसीलिए क्या इसे कहा जाता है बच्चों, वाणिज्यिक कृषि। आई बात समझ में, जिसे हम कहते हैं अंग्रेजी में कमर्शियल फार्मिंग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब एक प्रश्न है, ठीक है, जो कि इसी से रिलेटेड है। क्या है वो, क्या आप उन फसलों के कुछ और उदाहरण दे सकते हैं जो एक प्रदेश में वाणिज्यिक फसल के रूप में है और दूसरे प्रदेश में क्या हो बच्चों, जीविका फसल के रूप में है, उगाई जाती हैं। तो आप बता सकते हैं आखिरकार वो कौन सा ऐसा फसल है जो कि हमें एक प्रदेश में तो वाणिज्यिक देखने को मिलेगा और दूसरे में क्या देखने को मिलेगा बच्चों, जीविका फसल के रूप में देखने को मिलेगा। तो वो है बच्चों गेहूं। ठीक है, गेहूं जो होता है वो हमें एक प्रदेश में तो वाणिज्यिक फसल के रूप में देखने को मिलता है और दूसरे प्रदेश में जीविका जो फसल है वो उसमें हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, और बच्चों जो गेहूं है ना वो क्या है, हमारे भारत का जो एक प्रधान फसल है। ठीक है, जो कि आपको हर एक राज्य में देखने को मिलेगी कि वो उगाया जाता ही जाता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। रोपण कृषि क्या होता है बच्चों, आइए जानते हैं। देखिए, जो रोपण कृषि होता है पूंजी गहन आदानों का उपयोग करते हुए किया जाता है। ठीक है,
ये एक ही फसल बड़े क्षेत्र में उगाई जाती है, एक ही फसल होती है। इसमें क्या होता है बच्चों, और जो एक दो अलग वाली जो फसल होती हैं, फसलें होती हैं, उनको साथ में नहीं बोया जाता, ये अकेले ही होती हैं और इनको बड़े क्षेत्र में बोया जाता है। ठीक, भारत में जैसे कि आप देखेंगे चाय, ठीक है, या कॉफी हो गई, रबर हो गया, गन्ना हो गया, केला हो गया, ठीक है, ये जो आदि हैं, ठीक है, इनको क्या किया जाता है, एक ही बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है, जो कि इन्हें अकेले ही उगाया जाता है, इनके साथ और भी जो फसलें होती हैं वो नहीं उगाई जाती। ठीक है, आई बात समझ में। और जो प्रवासी जो श्रमिक होते हैं बच्चों, वो ही यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, वो ही इनकी जो फसल होती है वो करते हैं। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर अब हम पढ़ेंगे शस्य प्रारूप और मुख्य फसलें। कौन कौन सी ऐसे मुख्य फसलें हैं जो कि हमें देखने को मिलती है हमारे भारत में। आइए देखते हैं। भारत में फसल के मौसम, कौन कौन से ऐसे मौसम मतलब फसल है, ठीक है, जो मौसम के आधार पर बटे हुए हैं। तो सबसे पहले है बच्चों रबी क्रॉप, ठीक है, जिसे हम कहते हैं रबी, ठीक, फसल। और दूसरा है जायद, तीसरा है खरीफ। तो रबी क्या होता है बच्चों, क्या होता है वो, जो रबी की जो फसलें होती हैं उसे हम कब बोते हैं, हम बोते हैं बच्चों उसे ठंडी में। ठीक है, ठंडी का जो मौसम होता है, ठीक है, ठंडी का जो मौसम, उसमें हम बोते हैं रबी की जो फसलें होती हैं। ठीक, और उन्हें हम काटते कब है, ठीक है, उनकी कम कटाई करते हैं, हम कटाई करते हैं बच्चों उनकी वसंत ऋतु में। ठीक है, और दूसरा क्या है जायद, इनकी जो फसलें होती हैं बच्चों ये हमें कब देखने को मिलेंगी, गर्मी के मौसम में। ठीक है, इनकी जो फसलें होती हैं वो गर्मी के मौसम में हमें देखने को मिलती है। तीसरा क्या है खरीफ, है ना। खरीफ की जो फसलें होती हैं वो हमें मॉनसून जब स्टार्टिंग, ठीक है, जब मॉनसून का जब स्टार्ट होता है, ठीक है, तभी इनकी जो फसलें होती हैं वो हमें देखने को मिलेंगी, तभी ये क्या होती हैं, इनकी फसलें बोई जाती है। ठीक है, मॉनसून में, याद रखिएगा। आई बात समझ में। तो कौन कौन से ऐसे जो फसल है वो हमें देखने को मिलेंगे, तो रबी में बच्चों जैसे चावल हो गया, कपास हो गया, ठीक है, मक्का हो गया, मूंगफली हो गई। तो ये जो सारे चीज है वो हमें रबी जो है उसमें उनकी फसलों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, जायद में कौन कौन से, जैसे तरबूजे हो गए, ठीक है, खीरा हो गया। और इनकी जो फसलें होती है बच्चों लंबे समय, जायद में इनकी जो फसलें होती है लंबे समय तक हमें देखने को मिलेंगी, लंबे समय से बोए रहते हैं। अब खरीफ में कौन कौन से हैं, गेहूं जैसे हो गया अनाज, ठीक है, मटर हो गया, जौ हो गया, चना हो गया। तो ये जो है वो हमें खरीफ में ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, आई बात समझ में, क्लियर हो गया कि आखिर क्या होता है रबी, जायद और खरीफ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चावल, चावल नम परिस्थितियों में 25 डिग्री से अधिक तापमान और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उगाया जाता है। चावल जब उगाया जाता है बच्चों तो उसका क्या रिक्वायरमेंट है, 25 डिग्री तो होना ही होना चाहिए, से अधिकतम होना ही चाहिए। ठीक, मिनिमम 25 से उससे ज्यादा होना ही चाहिए, और 100 सेमी से अधिक वार्षिक वर्षा के साथ उसे उगाया जाता है। इसमें उत्तरी और पूर्व, जो उत्तर पूर्व भारत होते हैं उसके तटीय और डेल्टा क्षेत्र जो है वो शामिल है। मतलब इन क्षेत्रों में जो चावल होता है वो ज्यादातर उगाया जाता है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर गेहूं, गेहूं कौन कौन से क्षेत्र में उगाया जाता है और उसकी क्या क्या ऐसी परिस्थितियां हैं। तो गेहूं को 50 से 75 सेमी के औसत वार्षिक वर्षा के साथ ठंडी जलवायु की आवश्यकता उसमें होती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से आपको कहाँ कहाँ देखने को मिलेंगे, गंगा सतलुज के मैदानों और दक्कन की काली मिट्टी के क्षेत्र में गेहूं जो होता है वो उसका उपजाऊ है। ठीक है, आई बात समझ में। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मोटे अनाज कौन कौन से हैं, इन्हें मोटे अनाज कहे जाते हैं। कौन कौन से मोटे अनाज होते हैं बच्चों, जिनका की क्या होता है, रागी। ठीक, रागी जो हो गया वो एक प्रकार का मोटा अनाज है। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन अनाजों में क्या होता है बच्चों, जो पोषक होता है बहुत ही ज्यादा, जो पोषक तत्व होते हैं बहुत ही अत्यधिक होते हैं, ज्यादा मात्रा में आपको पोषक जो तत्व है वह देखने को मिलेंगे। तो क्या हो गया, जैसे कि मैंने आपको बताया रागी,
जैसे, और ये कहाँ उपजाऊ होते हैं, कौन सी मृदाओं में, कौन सी मिट्टी में, तो लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेतीली मिट्टी, दोमट और उथली जो काली मिट्टी होती है, उन मिट्टियों में ये जो रागी है, ठीक है, इनके फसल हमें देखने को मिलेगी। ठीक, अब जो बाजरा है वो कहाँ होता है, वो नम वर्षा सिंचित जो क्षेत्र होते हैं जहाँ की सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती, मतलब सिंचाई की आवश्यकता ज्यादा आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, ये नम वर्षा जहाँ पे कम वर्षा होती है, ठीक है, वहां पे बाजरा जो होता है वो हमें देखने को मिलेगा। और ज्वार कहाँ पे होता है, रेतीली और उथली काली मिट्टी, रेतीली जहाँ पे मिट्टी हो और उथली जो काली मिट्टी हो वहां पे हमें जो ज्वार है वो जो उपजाऊ है वो हमें देखने को मिलेगा। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर मक्का, मक्का कहाँ कहाँ होता है, आखिरकार कौन कौन सी ऐसी आवश्यकताएं हैं, ठीक है, उसको उगाने के लिए। तो मक्का पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी होती है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं ओल्ड एलुवियल सॉइल, जिसमें कि आपको क्या किसकी दरकार है बच्चों, 21 से 27 डिग्री के बीच की तापमान जो है वो होनी ही होनी चाहिए। और क्या है, अच्छी तरह से ये क्या होता है उसमें बढ़ता है। ठीक, यह खरीफ की फसल है लेकिन बिहार में रबी फसल के रूप में भी इसे उगाया जाता है। ये है बच्चों खरीफ की फसल, लेकिन बिहार में ये क्या है बच्चों, आपको रबी की फसल के भी रूप में वहां पे उगाया जा सकता है। ठीक है, चलिए दालें, दालों से हमें क्या होता मिलता है बच्चों, प्रोटीन मिलता है ना, और उसमें क्या होता है अत्यधिक मात्रा होती है, ठीक है, तत्वों की। तो आखिर क्या होता है दाल, और आखिरकार किन मिट्टियों में हमें ये उपजाऊ में देखने को मिलेंगी, आइए जानते हैं। इन फलीदार फसलों को अन्य फसलों के साथ बारी बारी से उगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो फसलें होती हैं इनको हम किसी दूसरे फसल के साथ क्या कर सकते हैं, उगा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इनको अलग से ही आप उगा सकते हैं, ऐसा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं है, आप इनको दूसरी अलग फसलों के साथ भी मिलाकर उगा सकते हैं। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन फिक्सिंग के माध्यम से मिट्टी की उर्वरता को ये क्या करते हैं, बहाल करने की मदद करते हैं। ठीक है, और भारत जो है वो अपना सबसे बड़ा उत्पादक है। ठीक है, और उपभोक्ता भी है दालों का। इतनी बात समझ में आई? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम। खाद्यान्नों के अलावा अन्य खाद्य फसलें, कौन कौन से अन्य खाद्य फसलें हैं, आइए जानते हैं। गन्ना, गन्ना जो है बच्चों उसको 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तापमान के रेंज में, ठीक है, 75 से 100 सेमी वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। ठीक है, फसल सिंचाई और शारीरिक श्रम पर निर्भर है, मतलब बहुत ही इसमें मेहनत लगती है। अगर आपको इसको उगाना है तो आपको इसमें बहुत मेहनत करना पड़ेगा। और यहाँ पे क्या होना चाहिए, तापमान 21 से लेके 27 डिग्री तो होना ही होना चाहिए। आई बात समझ में? और रेंज क्या है इसका बच्चों, 75 से 100 सेमी का वार्षिक जो वर्षा की जो क्षेत्र होते हैं उसमें बहुत ही ज्यादा ये आवश्यक है, मतलब इतना तो होना ही होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया? तिलहन, नाम तो सुना सुना लग रहा है, तो चलिए बच्चों देखते हैं कि आखिरकार जो तिलहन है वो किस प्रकार दिखता है। तो देखिए ये जो पीला पीला आपको दिख रहा है ये तिलहन है। ठीक है, आप देखते हैं कि भारत जो है वो मूंगफली और रैपसीड का प्रमुख उत्पादक है। ठीक है, तिलहन का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो खाद्य तेल होते हैं, ठीक है, जिससे कि हम खाना बनाते हैं, ठीक, वहां इनका उपयोग किया जाता है। और कहाँ कहाँ, साबुन, साबुन बनाने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कहाँ कहाँ, सौंदर्य, कहाँ पे, सौंदर्य प्रसाधन में इनका उपयोग किया जाता है। ठीक है, और कई कई चीजें हैं जिनका निर्माण करने के लिए इनका उपयोग, किसका बच्चों, तिलहन का उपयोग किया जाता है। इतनी बात समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे चाय। चाय क्या है बच्चों, 2017 में चीन के बाद क्या है, भारत जो है दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना, किसका, चाय का। ठीक है, चाय वही जो हम अपनी चाय में चाय पत्ती डालते हैं वही है। ठीक है, चाय को अच्छी तरह से सूखा मिट्टी के साथ साथ गर्म ठंड मुक्त जलवायु जो है उसकी आवश्यकता पड़ती है, मतलब इसका जो फसल है, ठीक है, उसको
उस फसल जो होता है इसका उत्पादन करने के लिए, ठीक है। इसके लिए हमें किसकी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है बच्चों? सूखा मिट्टी और गर्म ठंड जो जलवायु होती है उसकी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। चाय किसके क्षेत्र में पाए जाते हैं? जैसे आपने सुना होगा दार्जिलिंग, है ना। ये जो क्षेत्र है यहाँ पे चाय का उत्पादक बहुत ही अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलेगी। वैसे आप असम में भी देखेंगे, ठीक है, उस क्षेत्र में भी जो चाय होता है वहां पे उसका उत्पादन किया जाता है, ठीक है। चलिए अब हम पढ़ेंगे बच्चों किसके बारे में? कॉफी के बारे में, ठीक। कॉफी मुख्य रूप से कर्नाटक के बाबापुदन, ठीक है, पहाड़ियों और नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाओं में उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में कॉफी है जो, ठीक है, उनका उत्पादन किया जाता है। तो कॉफी जो होती है बच्चों अपने मतलब सबसे पहली स्टेज पे कुछ इस प्रकार की दिखती है। आपने देखा होगा कत्थी कत्थी कलर की कॉफी होगी, लेकिन जब वो होती हैं, जब से जैसे पेड़ों पे जब होती हैं, ठीक है, जब उनका उत्पादन किया जाता है तो सबसे पहले ये कुछ इस प्रकार की दिखती हैं। इतनी बात समझ में आई? चलिए अब हम पढ़ेंगे बागवानी फसलें। क्या होती हैं बागवानी फसलें? इसके बारे में तो हम पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले जानेंगे कि आखिरकार जो बागवानी होता है वो होता क्या है, ठीक है। तो आइए लिखते हैं और देखते हैं कि आखिरकार बागवानी होता क्या है, ठीक। तो बच्चों बागवानी जो होता है, बागवानी, ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र है, एक ऐसा क्षेत्र है, ठीक है, जो कि जिसमें आपको कौन कौन से फसलें देखने को मिलेंगी? जैसे कि वहां पे क्या क्या उगाया जाता है? फल, ठीक है, फलों, सब्जियों, ठीक है, फलों सब्जियों, फूल हो गए, ठीक, फूलों, मसालों, ठीक है, जो मसाले होते हैं, और किसके? मशरूम, ठीक है, कि खेती से संबंधित होते हैं, ठीक है। आई बात समझ में कि बागवानी क्या होता है? तो इन खेतों में या फिर इन क्षेत्रों में, ये ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे आपको सब्जियां हो गई, ठीक है, फले हो गए, ठीक, और कौन कौन से मसाले जो हो गए हमारे, ठीक है, मशरूम हो गए, तो इन सारी चीजों का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। इनसे संबंधित जो होते हैं इन्हें हम कहते हैं बागवानी। तो आइए अब जानते हैं कि बागवानी फसलें क्या होती हैं। 2017 में भारत, ठीक है, चीन के बाद दुनिया में फलों और सब्जियों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक बना था, ठीक है, 2017 में, ठीक है। अब बात समझ में आई? तो पहले हमने जाना बागवानी के बारे में, क्या होता है बागवानी, और फिर हमने पढ़ा बागवानी फसलों के बारे में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भारत में बागवानी फसलें उत्तर प्रदेश में आपको पहले से देखने को मिलेंगी, ठीक है, पश्चिम बंगाल में, तेलंगाना हो गया, महाराष्ट्र हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया। तो इन क्षेत्रों में जो बागवानी फसलें होती हैं वो उगाई जाती हैं, ठीक। नागपुर हो गई, ठीक है, चेरापूंजी हो गया, केरल हो गया, मिजोरम हो गया और तमिलनाडु हो गया, ठीक। इनमें जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है कौन सा फसल हो गया, ये जो फल है, ठीक है, ये क्या आपको दिख रहा है? आम, ठीक है। नागपुर और चेरापूंजी में ये जो संतरे की खेती होती है, बड़े बड़े खेत होते हैं जहाँ पे संतरा ही उगाया जाता है। केला हो गया, केला आप देखेंगे केरल में, ठीक है, मिजोरम में और तमिलनाडु में। इन क्षेत्रों में केले का जो उत्पादन होता है वो ज्यादा मात्रा में हमें देखने को मिलता है, ठीक है। ये देखिए चेरी हो गया बच्चों, ये जो है, ठीक है, अमरूद हो गया, बिहार और उत्तर प्रदेश में इनका उत्पादन होता है। वैसे अंगूर हो गया, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में इनका उत्पादन ज्यादा होता है। वैसे ही ये सेब हो गए, ठीक है, अखरोट हो गया, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में इनका उत्पादन हमें देखने को मिलेगा। ये वहां पे भी सेब हो गए, ठीक है, अखरोट हो गए, इनकी खेती की जाती है, ठीक है। तो ये कुछ है भारत में बागवानी फसलें। आई बात समझ में? चलिए रबड़, रबड़ एक मुख्य रेखीय पौधा है, ठीक है। इसके लिए नम और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है।
जिसमें कि 200 सेमी से अधिक वर्षा जो है वो होनी चाहिए। तापमान 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर होता है। ठीक है, इन क्षेत्रों में रबड़ जो है वो हमें देखने को मिलेगा, उसकी खेती जो है वो की जाती है। ठीक है, देखिए तो कुछ इस प्रकार से जो रबड़ होता है वो हमें मिलता है। ठीक है, वहां पे ये देख रहे हैं आप, पतला सा जो देख रहे हैं ये लोहे का जो है, इसमें क्या होता है, जो रबड़ होता है वो इस प्रकार गिरता है, तो वहां से फिर रबड़ जो होती है हमें मिलती है। ठीक है, चलिए अब हम कुछ क्रियाकलाप करते हैं। उन वस्तुओं की सूची बनाइए जो रबड़ से बनती है और हम इनका जो उपयोग करते हैं। ठीक है, इनका प्रयोग हम करते हैं अपनी निजी जिंदगी में। तो रबड़ से तो बने हुए काफी चीजें आपको पता होनी चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप बताइए कौन सी चीज आपके दिमाग में तो भैया मेरे दिमाग में तो सबसे पहला आ रहा है गुब्बारे, जो कि हम अपने बर्थडे पे, ठीक है, जन्मदिन पर लगाते हैं। तो सबसे पहला मैं बोलूंगी गुब्बारे। ठीक है, गुब्बारे होते हैं वो रबड़ से बने होते हैं। ठीक है, दूसरा क्या हो गया बच्चों, टायर। ठीक है, जो कि हमारे जो गाड़ियां होती हैं उनमें लगे होते हैं। तीसरा क्या हो गया बच्चों, रबर के दस्ताने होते हैं, है ना। आपने देखा होगा रबर के बने हुए दस्ताने भी होते हैं। तो ये कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो गई जो कि हम अपने निजी जिंदगी में इनका उपयोग करते हैं और ये रबर से बनी होती है। तो मैंने तो आपको ऐसे ही बता दिया, ये कुछ कुछ चीजें, आपको और भी चीजें ढूंढनी है जो कि रबर से बनी हुई है और आपको अपने नोट कॉपी में उसे नोट करना है। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। रेशेदार फसलें। रेशम के रेशे के उत्पादन के लिए रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर जो होता है उसे हम कहते हैं। ठीक है, जो रेशम का उत्पादन होता है, ठीक है, उसके लिए बच्चों रेशम में कुछ कीड़े होते हैं, ठीक है, उनको पाला जाता है और उसे हम कहते हैं सेरीकल्चर, और उसी से हमें रेशम जो होता है वो मिलता है। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं रेशेदार फसलें। आई बात समझ, ये देखिए ये कुछ तरह इस प्रकार से इनकी जो फसलें होती हैं वो की जाती हैं। अब देख रहे हैं छोटा वाइट वाइट जो है ये, है ना, इसी को पूरे हम कहते हैं सेरीकल्चर। ठीक है, इस प्रकार से ये उसमें रेशम में पले जाने वाले जो कीड़े होते हैं उनका पालन पोषण करते हैं और उससे फिर या क्या करते हैं बच्चों, रेशम जो होता है उनका उत्पादन होता है। इतनी बात समझ में आई। चलिए आगे बढ़ते हैं। कपास एक खरीफ फसल है, ठीक है, और दक्कन के पठार की काली मिट्टी में अच्छी तरह से उगती है। ठीक है, इसके लिए उच्च तापमान होना आवश्यक है, हल्की वर्षा भी और तेज धूप की आवश्यकता होती है। ठीक, तो ये कुछ चीजें हैं जो कि कपास उगाने के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है। ठीक है, अब हम जूट के बारे में पढ़ेंगे। जूट को अच्छी जल निकासी, ठीक है, वाले उपजाऊ मिट्टी और उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, पश्चिम बंगाल जैसे हो गया, बिहार हो गया, असम, ओडिशा और मेघालय जूट के कुछ प्रमुख उत्पादक हैं, क्षेत्र हैं जो कि आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, आइए अब हम पढ़ेंगे प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार। ठीक है, कि कुछ प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार जो है वो हम किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं प्रौद्योगिकी और संस्थागत सुधार कौन कौन से हैं बच्चों सुधार जो कि हम कर सकते हैं। आईसीआर की स्थापना, ठीक, प्रथम पंचवर्षीय योजना में भूमि सुधार और हरित और श्वेत क्रांति, फसल बीमा, ग्रामीण बैंक और सहकारी समितियां, किसान क्रेडिट कार्ड, व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा आयोजना। ठीक है,